हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिक्स मास्टर। तो ये पॉलिटी सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्लास है, दैट इज द फोर्थ क्लास ऑफ पॉलिटी सीरीज। इसमें जो है हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसके पहले हमने और भी क्लासेस दे रखा है, बना रखा है। इसके पहले जो मैंने क्लास पढ़ाया था दैट वाज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टेट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बात करेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने 25। तो जो सबसे पहला पार्ट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फॉर द पीसीएस एग्जामिनेशन पार्ट्स थोड़ा कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं आपको पार्ट्स भी जो होगा ट्रिक बना करके याद करा दूंगी कि सारे पार्ट्स में क्या क्या आता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स याद करा देंगे बाय द ट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले आपको याद रखने का ये जरूरत है कि पार्ट 1 में हमारे क्या है, पार्ट 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसमें आता है, तो आर्टिकल 1 से 4 तक में हमारे क्या मेंशन है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन है। तो आर्टिकल 1 to 4 हमारे पार्ट 1 में कवर हो जाता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 1 क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है मेंशन इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो अगर यही से हमें क्या पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है। और डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत है क्या, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो अगर यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है तो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है और यूनियन ऑफ इंडिया होता है या फिर यूनियन ऑफ स्टेट होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने जब आपको टेक्स्ट के क्लासेस में शेड्यूल याद कराया था तो मैंने वहीं पे बताया था कि जो शेड्यूल 1 है वो हमारा क्या बताता है, नेम ऑफ द स्टेट एंड जो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस होता है और नेम ऑफ द यूटी एंड इट्स एक्सटेंट हमारे शेड्यूल 1 में मेंशन है। तो यहीं पे लिखा हुआ है शेड्यूल 1 इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अलॉन्ग विद दिस। ये हमारे यूनियन टेरिटरी के नेम और उसके एक्सटेंट के बारे में भी बताता है शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब देखिए टेरिटरी ऑफ द स्टेट जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला क्या हो सकता है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट हो सकता है, ठीक है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स हो सकता है, और इसी टेरिटरी ऑफ स्टेट में हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी भी आ सकता है। ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है। सच अदर टेरिटरी में बी एक्वायर्ड, यानी जो यूनियन ऑफ स्टेट है यहाँ पे किस किस तरह की टेरिटरी आ सकती है, इसमें हमारे जो भी स्टेट्स है लाइक जो हमारे 28 स्टेट्स है उनकी टेरिटरी आ सकती है, जो भी हमारी यूटी है 8 उनकी टेरिटरी आ सकती है। और इन फ्यूचर अगर किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को अगर इंडिया एक्वायर करती है इन द कंट्री ऑफ इंडिया तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द टेरिटरी ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट के अंतर्गत वो पर्टिकुलर टेरिटरी जो होगा कवर हो सकता है। तो टेरिटरी ऑफ स्टेट अपने आप में इन 3 तरह की टेरिटरी को अपने आप में रखता है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ स्टेट होता क्या है, वो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हो सकता है, यूनियन टेरिटरी हो सकता है, या फिर कोई अक्वायर्ड किया हुआ टेरिटरी है तो दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द टेरिटरी ऑफ स्टेट। तो अगर हम बात करें टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में हमारे क्या क्या आते हैं एट प्रेजेंट, तो उसमें हमारे 28 स्टेट है और 8 हमारे उसमें यूटीज एट प्रेजेंट है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज है। अब हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो भी हमारे पास इतने स्टेट है और इतने यूटीज है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से होता है और यूनियन टेरिटरी में अलग तरीके से होता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो स्टेट में कौन करता है, मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर विद द सेंटर होता है। तो यानी जो फेडरल सिस्टम के मेंबर होते हैं वो हमारे स्टेट को गवर्न करते हैं, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। यूटी में अगर बात किया जाए तो यूटी में जो होता है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ एजेंट उनके हायर होते हैं लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे कमिश्नर हायर किए गए रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जो कि एक सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो अक्वायर्ड टेरिटरी होता है ऑब्वियस सी बात है कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो भी यूनियन टेरिटरी ऑफ द स्टेट होते हैं उनको जो है रूल या उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मर यूनियन टेरिटरी हमारे एक थे जो कि अब स्टेट हो चुके हैं, तो उसका नाम याद करने का आपको ऐसा नीड नहीं है, बस एक निगाह में आप सरसरी निगाह से उसको देख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ये सब क्या था पहले, ये पहले यूटी था, अब ये क्या है एक स्टेट है।
यूटी का जरूरत क्यों पड़ता है? यूटी, देखिए यूटी जो इंडिया में बनाया गया ना वो पर्टिकुलर कुछ बेसिस पे बनाया गया है। जैसे हो सकता है कि वहाँ का कुछ टेरिटोरियल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, तो दैट्स वाई उनको कुछ स्पेशल कैटेगरी में डाल करके उनको अभी तक यूटी रखा गया। तो जो यूटी है वो किस बेसिस पे एट प्रेजेंट है? कुछ तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन की वजह से है, कुछ कल्चरल डिस्टिंक्शन की वजह से है, कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट की वजह से भी है, जैसे कि हमारा जो लद्दाख वाला एरिया या जम्मू और कश्मीर वाले एरिया को जो हमारा यूटी में था तो वो उसका अगर कास्ट से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से था। ठीक है, दिल्ली का अगर बात करें तो दैट इज ऑल्सो फॉर द स्ट्रेटेजिक जो है इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, और वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन के अंतर्गत आएगा हमारा दिल्ली। स्पेशल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया के लिए भी हमारा, जैसे अंडमान निकोबार वाला एरिया है हमारा, तो ये सारी चीजें जो है वो किस वजह से हमारे यूटी के अंतर्गत आता है। तो यूटी के अंतर्गत रखने के लिए भी हमारे डिफरेंट रीजन होते हैं कि क्यों वो पर्टिकुलर अभी भी स्टेट या फिर वो पर्टिकुलर जो टेरिटरी है वो यूटी के अंदर क्यों आता है। ठीक है, तो अब देखिए यूटी विथ हाई कोर्ट, केवल एकमात्र हमारे यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, दैट इज दिल्ली। तो दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या सीन है? जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट हो गया है दो यूनियन टेरिटरी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो यानी अगर एकमात्र हम बात करें कौन सा ऐसा यूटी है जहाँ पे कि अपना खुद का उसका हाई कोर्ट है, तो दैट इज दैट इज दिल्ली। और जम्मू कश्मीर को भी बोल सकते हैं, बट क्या है कि उसका यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का है वो दोनों आपस में उसको शेयर करते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो, देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं मेंशन है। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन वर्ड हैज नॉट बीन मेंशन। तो ये एकदम सही बात है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं मेंशन है, दैट इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं मेंशन है? एक क्वेश्चन तो ये बनता है, क्यों नहीं मेंशन है जबकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ स्टेट मेंशन है? तो उसका एक रीजन है। देखिए, अगर फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है ना, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है दैट मीन्स कि सारे स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि दे विल यूनाइट विथ ईच अदर और दे कैन सीसीड एनी टाइम। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। तो द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द स्टेट लाइक द अमेरिका फेडरेशन। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट प्रेफर करते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन है कि जो हमारा फेडरेशन बना हुआ है वो हमारा एग्रीमेंट की वजह से नहीं बना हुआ है, जैसा कि अमेरिका में है वैसा हमारे यहाँ पे नहीं है। और स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो सिसीड कर सके, वो छोड़ सके इंडिया को, क्योंकि वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो इसी दो रीजन की वजह से हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टेटमेंट है वाई इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट, फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये आपके दोनों स्टेट मेंशन हो, दोनों स्टेटमेंट मेंशन, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंडिया इज डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया का कैसा स्ट्रक्चर है? इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, मतलब यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है, या यूनियन जो हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदला जा सकता, बट स्टेट के स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। मतलब स्टेट बड़ा किया जा सकता है, स्टेट के टेरिटरी को छोटा किया जा सकता है। दैट्स वाई हमारा स्टेट क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट कहलाता है। ठीक है, जबकि यूएसए में अगर हम बात करेंगे तो यूएसए का जो यूएसए कैन बी डिस्क्राइब एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो वहां का स्टेट को भी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि इसीलिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वहां पे इजिली इतना फ्लेक्सिबल तरीके से किसी भी स्टेट को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां का जो टाइप ऑफ यूनियन है दैट वाज अ इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये आपको एक स्पेशल लाइन ये आपको याद रखना है। द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। बहुत ही रिजिड होता है। सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने अथराइज किया पार्लियामेंट को कि वो कोई भी
नया स्टेट बना सकता है, कोई भी बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, कोई उसका नेम चेंज कर सकता है अपना पार्लियामेंट। यानी इसी की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया का जो यूनियन ऑफ स्टेट है दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, और हमारा स्टेट कैसा है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि वो हमारे बाउंड्रीज को, नेम को, स्टेट को अल्टर कर सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमारा इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इंडिया में पार्लियामेंट अगर चाहता है कि इंडिया के किसी भी पार्ट को, किसी थोड़े से पार्ट को हम फॉरेन कंट्री को दे दें, तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का जरूरत होगा, और वो अमेंडमेंट किसके तहत आएगा, आर्टिकल 368 के तहत आएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि हमारे कुछ इनक्लेव जो थे वो बांग्लादेश को और कुछ बांग्लादेश के इनक्लेव इंडिया में एड ऑन किए गए थे। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है कि किस कंडीशन में अमेंडमेंट करने का जरूरत है और किस कंडीशन में अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई बाउंड्री डिस्प्यूट सेटलमेंट चल रहा है किसी कंट्री के साथ, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जरूरत नहीं होगा। उस केस में केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ही वो जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। बट तभी सॉल्व किया जा सकता है जब उस बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करते वक्त किसी भी तरह का इंडियन के टेरिटरी का सेसेशन उसमें ना इन्वॉल्व हो। मतलब इंडिया के टेरिटरी का एक भी %, 0.101% भी कोई भी टेरिटरी का पार्ट दूसरे कंट्री को नहीं दिया जा रहा। अगर कोई भी पार्ट दूसरे कंट्री को दिया जा रहा होगा तो उस केस में 100% उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते वक्त केवल और केवल अगर देश चाहे तो वो केवल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू कर सकता है, बट उस केस में वो अपने बाउंड्री का एक भी पार्ट दूसरे कंट्री को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर वर्ड बोला जाए ना, तो ये वाइडर एक्सप्रेशन है किससे, यूनियन ऑफ इंडिया में। अच्छा, ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि देखिए जो यूनियन ऑफ इंडिया होता है ना, ये केवल स्टेट को इंक्लूड करता है, यानी जो हमारे 28 स्टेट है। तो ये एक वर्ड हो सकता है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से। तो यूनियन ऑफ इंडिया का जैसे ही बात आया ना, ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब स्टेट ऑफ इंडिया। सारे स्टेट को जब हम मिला देंगे तो दैट विल कॉल्ड एज अ यूनियन ऑफ इंडिया। बट अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलेंगे तो टेरिटरी में हमारे स्टेट तो आएगा ही है, एज वेल एज यूनियन टेरिटरी भी आएगा। और अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ भी अक्वायर करती है तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि हमने यहाँ पे भी अभी थोड़ी देर पहले जो है टेरिटरी के डेफिनेशन में यहाँ पर पढ़ा था कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट है, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये वाइडर एक्सप्रेशन है किससे, यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, टेरिटरी जो है ना, ये देखिए बड़ा वर्ड है, टेरिटरी में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फाबेट है, किससे, यूनियन। तो दोनों ही क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो बड़ा लेटर कौन सा है, टेरिटरी। जो बड़ा वर्ड है, वर्ड में कितने अल्फाबेट ज्यादा है, टेरिटरी में। तो यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द जो है वाइडर एक्सप्रेशन होता है रेदर देन यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से अगर कभी आप भूलते हैं तो आप इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे कमीशन बने थे, जिसमें कि मेनली हमारे जो सबसे मेन कमीशन होते हैं वो हमारे 3 कमीशन है, जिसके बेसिस पे जो कि हमारे जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड यूटी के लिए मेनली जाने जाते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है हमारा धर कमीशन। तो देखिए ये आपको कमीशन ये पता होना चाहिए, ये कमीशन रिलेटेड किससे है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट है। हो सकता है बहुत सारे कमीशन का नाम दे दे और उसमें से आपसे ये पूछ ले कि इसमें से कौन सा कमीशन जो है जो कि रिलेटेड है किससे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से हो, और उसी में से 4 में से हो सकता है एक ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट से रिलेटेड है वो धर है, जेवीपी कमीशन है और फजल अली कमीशन। तो देखिए इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। स्टेट या यूटी के रीऑर्गेनाइजेशन का बात होगा तो रीऑर्गेनाइजेशन में बटता क्या है, जमीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, धरती। तो धरती से यानी धर कमीशन। तो धर कमीशन यानी जमीन से रिलेटेड है, जमीन मतलब टेरिटरी से रिलेटेड। तो धर कमीशन यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा कि ये टेरिटरी के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो और जब हमारा टेरिटरी बटता है, आपस में बंटवारा होता है, तो कंस्ट्रक्शन का जेवीसी का जरूरत होता है। तो वैसे आप रखिएगा जेवीपी कमेटी। तो यहाँ पे जेवीसी से आपका क्या हो जाएगा, जेवीपी कमेटी। ठीक है, तो वहां पे आपका जेवीसी मशीन चाहिए होगा, तो जेवीपी कमेटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टेरिटरी एंड
जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उससे। फिर फजल अली कमीशन, तो फजल अली कमीशन से ऐसे याद रखिएगा, जब टेरिटरी बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फजीयत होता है कि किसको क्या दिया जाएगा, तो इसीलिए जब फजीयत हो रहा था तो फजल अली कमीशन को बुला लिया गया कि इस फजीयत को रिजॉल्व करे। तो यानी हमको याद हो गया कि 3 हमारे कमिटी हैं, दैट इज द धर कमीशन, धर मतलब धरती, धरती मतलब जो है स्टेट या टेरिटरी, तो इसके लिए टेरिटरी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए धर कमीशन, धरती बढ़ गया तो कंस्ट्रक्शन के लिए जेवीसी मशीन चाहिए तो दैट इज जेवीपी कमिटी, और बहुत ज्यादा फजीयत हो रहा था तो फजल अली कमीशन को बुलाया गया कि भाई तुम बताओ स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि ये तीनों आपके रिलेटेड किससे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो धर कमीशन क्या था, सबसे पहला कमीशन था जो कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो देखिए उस समय ये मामला चल रहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो है बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो धर कमीशन ने कहा था नहीं, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि लैंग्वेज के उस पे होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या किया गया, उस पर भी लोग नहीं माने, तो फिर जेवीपी कमेटी बैठाया गया जिसमें कि मेन मेंबर थे आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पीठाभी सीतारमैया। तो इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट नहीं बनाया जाता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट बनाया जाने लगा तो इंडिया बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन्होंने जो अपना रिपोर्ट किया उसमें तो इन्होंने मना कर दिया, बट एक आपके कोई मुझे नाम नहीं याद रहा, कोई पट्टी करके थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने स्टारवेशन किया था जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया था। आफ्टर दैट उन्होंने 52 डेज का समथिंग स्टारवेशन किया था जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो उनके डेथ के बाद जब बहुत ज्यादा स्ट्राइक होने लगा, आंदोलन होने लगा, तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश बना था। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और हुआ क्या था, मतलब कहाँ से बना था, ये सेपरेट किया गया था किसको, तेलुगु स्पीकिंग पीपल को कहाँ से, मद्रास स्टेट से निकाला गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो है जेपी कमेटी का रिकमेंडेशन आया, उन्होंने कहा लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं आना चाहिए, बट वहां पे जो है स्ट्राइक हुआ, स्टारवेशन में डेथ हो गया। आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश जो है पहला स्टेट बन गया जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया। इसके बाद तो बहुत सारे डिवाइड हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया फजीयत हुआ तो फजल अली कमीशन आया। तो फजल अली कमीशन ने कहा कि भाई देखो लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बवाल होगा। तो इन्होंने कहा कि एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, बट इन्होंने रिजेक्ट ये किया कि एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं होना चाहिए, जो सिमिलर लैंग्वेज है उनको एक साथ कर दो। तो रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, सजेस्टेड द अबोलिशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, जो कि हमारा जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट था, ABCD ऐसे कैटेगरी था, वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो बता देंगे। एंड टेरिटरी ये भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसके मेंबर कौन थे, फजल अली थे। देखिए मेंबर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार बस देख लेते हैं। KM पानीकर थे और HN खुजरू थे। हो सकता है कभी इन फ्यूचर पूछ ले तो आप एक बार देखे रहेंगे तो शायद क्लिक कर जाए, KM पानीकर, HN खुजरू, ठीक है, फजल अली। तो और सबमिटेड रिपोर्ट ये सब तो जरूरत नहीं है, ये सब तो मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं है। फिर इससे क्या होता है, फजल अली कमीशन के बाद होता क्या है, इसी के बाद हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, ठीक है। हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में, और हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है आफ्टर द फजल अली कमीशन का जो रिपोर्ट होता है उसके बेसिस पे। और हमारा जो पूरा कंट्री होता है ये 4 फोल्ड का क्लासिफिकेशन हटा दिया जाता है और पूरे कंट्री को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में कि कैसे कैसे आया। 3 कमेटी हमारी बैठी, 3 कमेटी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और उसी एक्ट के तहत 14 अबव स्टेट और हमारे 6 यूनियन टेरिटरी 1956 में बना दिया गया, ठीक है। तो ये हमको याद करने का ऐसा जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी था 1956 में और कौन से स्टेट थे, नॉट रिक्वायर्ड। और फिर यहाँ पे अगर स्टेट हम यूटी में कंपैरिजन का बात करें तो एकदम सिंपल सा है डेफिनेशन कि यहाँ पे जो होता है द रिलेशन जो होता है सेंटर के साथ एक फेडरल होता है और यहाँ पे यूनिटरी होता है। क्यों यूनिटरी होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है, यहाँ पे जो होता है सेंटर डायरेक्ट रूल कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। पावर देखिए ये भी लिखा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेंटर, यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है। यहाँ पे ऑटोनॉमी होता है स्टेट को, यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी होता है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, यहाँ पे क्या होता है यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। गवर्नर जो होता है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड
एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होता है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, चीफ कमिश्नर जो कि एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है। जबकि गवर्नर क्या होता है, कायदे से वो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल उसका पोस्ट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। जबकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होता है एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर का, दे आर द एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट एक्सेप्ट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है या प्रेसिडेंशियल लॉ लगा हुआ है, बट यहाँ पे तो एनी सब्जेक्ट में जो सेंटर है वो लॉ बना सकता है। तो ये स्पेशल प्रिविलेज स्टेट को होता है बट यूनियन टेरिटरी को नहीं होता है। तो एक आपको ये चीजें पता होना चाहिए क्योंकि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। ये सब ऐसे आपको याद करने का जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा 2019 में आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2019। तो इससे ये बहुत ही बड़ा जजमेंट था इंडिया की हिस्ट्री में। ठीक है। तो हम देख लेते हैं उसके पहले क्या था। तो टिल 2019 द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 370 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। इसके तहत था क्या, इसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। इन 2019 इन 2019 स्पेशल स्टेटस वॉज अबॉलिश्ड, किसके द्वारा किया गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, उसके तहत इसका स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 में हटा दिया गया। और जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019। तो फिर इसी जो 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें क्या किया गया, देखो जैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट होता है ना, वैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए एक्ट लाया गया। उसमें क्या किया गया, इस स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, जम्मू और कश्मीर को दो पर्टिकुलर यूएटी में डिवाइड कर दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर को जो है जम्मू और कश्मीर में एक यूएटी बना दिया गया जिसके साथ लेजिस्लेचर लाया गया। और यूटी ऑफ लद्दाख के साथ क्या किया गया, लेजिस्लेचर नहीं लाया गया। लद्दाख में कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया। तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में जो है आपका लेजिस्लेचर है। तो देखिए कभी अगर कंफ्यूजन हो तो देखिए ऐसे होता है ना, अगर एबीसीडी में जाए तो IJKL, तो JKL, तो J के बाद K था तो बोला गया भाई K के बाद L आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे लेजिस्लेचर दे दिया गया। तो JKL लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर में दिया गया और L ये खुद में था तो बोला तुम्हारे पास तो L है ही है तो तुम्हें हम लेजिस्लेचर क्यों दे, तो इसको विदाउट लेजिस्लेचर रखा गया। तो ये तरीका अगर कभी भूल जाए किसके पास लेजिस्लेचर है किसके पास नहीं है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन किसी पीसीएस के एग्जाम में देखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है बट लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी जो है कैसे होता है। तो हमारे यहाँ कुछ स्पेशल आर्टिकल्स है जो हमारे पार्ट जो है आपके जो है 9 जो पार्ट है सॉरी पार्ट 8 में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेशली बता देंगे कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूटी। एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, कैसे, एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो सकता है, हमने यहाँ पे देखा था। वो एडमिनिस्ट्रेटर आपका कौन कौन हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव एजेंट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर कोई चीफ कमिश्नर हो सकता है। ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं हमारे कहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर हमने पढ़ा था तो पुडुचेरी में है, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का भी पोस्ट है, जबकि हमारे अदर यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हमारे कहाँ कहाँ पे किस किस यूटी में है, केवल पुडुचेरी में है, दिल्ली में और जम्मू और कश्मीर में, और कहीं पे नहीं है। ठीक है। तो ये एक स्पेशल आप याद रखिए क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे लेजिस्लेचर है बाकी जगह नहीं है बाकी यूनियन टेरिटरी में। तो जब यहाँ पे लेजिस्लेचर है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे असेंबली होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और उसके हेड चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अक्वायर्ड टेरिटरी। अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है। तो अगर कोई टेरिटरी इन फ्यूचर एक्वायर किया जाता है तो जो सेंट्रल जैसा रूल बनाएगी वैसा ही चलेगा। हाँ, अब देख लीजिए जो तीनों में जहाँ पे हमारे लेजिस्लेचर है वहाँ का क्या प्रोविजन है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर किस किस सब्जेक्ट पे या वहाँ का गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट पे जो है लॉ बना सकता है। तो दिल्ली के लिए ऐसा क्या है, लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकता है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो ये लैंड पे, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस और लैंड पे और कंसरेंट लिस्ट पे लोग लॉ नहीं बना सकता। तो देखिए जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में हमारा आप समझ रहे हो कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो वहाँ का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना किसका अथॉरिटी हो जाएगा, इट शुड बी द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पुलिस क्योंकि हमारा सेंट्रल है वहाँ पे, अगर हमारे गवर्नमेंट को
सिक्योरिटी इंश्योर करना है तो वहाँ का पुलिस सेंटर के हाथ में होना चाहिए। और लैंड, क्योंकि देखिए वहाँ पे पार्लियामेंट बनना है, एवरीथिंग बनना है, तो वहाँ के लैंड पे अथॉरिटी किसको दे दिया गया है, सेंटर को दे दिया गया है। तो इन तीनों चीज में जो कि एक सेंटर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है दिल्ली का, उन तीनों चीजों पर अथॉरिटी किसको दे दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे। और कंकरेंट लिस्ट तो वैसे भी हमें पता है कि इसमें अथॉरिटी आपकी सेंटर की होती है लॉ बनाने की, और एग्जीक्यूशन किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर का बात करें तो लेकिन यहाँ पे ये अपना जो है लॉ बना सकते हैं, मतलब जैसे कंकरेंट लिस्ट में होता है ना कि दोनों लोग कर सकते हैं, बट लॉ बनाते हैं जनरली इसमें कौन, आपके सेंटर वाले, और एग्जीक्यूशन का अथॉरिटी किसका होता है, आपके स्टेट वालों को। ये हम लोग पढ़ेंगे जब लिस्ट वाला चैप्टर एक है आपका, उसमें जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं ना, मेरे पास ट्रिक है, मैं आपको लगभग स्टेट लिस्ट में क्या सब्जेक्ट है, सेंट्रल लिस्ट में क्या सब्जेक्ट है ना, मैं कुछ कुछ आपको उसमें याद करा दूंगी, तो इससे कभी अगर आता है क्वेश्चन तो बना लीजिएगा आप आसान से। जम्मू कश्मीर में क्या है, किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर भाई पुलिस का तो हाथ में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पे लैंड पे ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से गवर्नमेंट को तो कुछ बनाना नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने वहाँ पे करने के लिए, इसलिए लैंड उन्हीं लोग को दे दिया गया। और पब्लिक ऑर्डर वहाँ मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो नेबर कंट्री है उनके साथ कंडीशन हमारा अच्छा नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ का पब्लिक ऑर्डर अपने हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है। तो जम्मू कश्मीर में दो चीजें हैं, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। और कंकरेंट लिस्ट पे तो बना ही सकते हैं। पुडुचेरी अगर देखें तो लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन द स्टेट्यूट ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कोई ऐसा टेंशन नहीं है पुडुचेरी में, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पुडुचेरी में बोल दे एक्सेप्ट एक्सेप्ट, तो पुडुचेरी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सही है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं ले रखा है वहाँ के स्टेट सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब बस ये एक तरह से एक इंफॉर्मेशन है कि दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव को 2019 में एक एक्ट पास करके उन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट का पावर क्या है। अगर हम बात करें टू मेक द लॉ विद द रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो वो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने ऊपर ये स्पेसिफिक इन तीनों टेरिटरी के बारे में पढ़ा, यूटी के बारे में, अदर यूटी के कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द 3 लिस्ट, क्योंकि यूटी में हमने बताया ना, बस इन 3 को अगर छोड़ दो तो सारे बाकी यूटीज पे पार्लियामेंट का पूरा हक होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। और द पार्लियामेंट कैन स्टेब्लिश द हाई कोर्ट इन द यूटी, क्योंकि हाई कोर्ट स्टेब्लिश करने का हक किसका होता है, ये देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यूटी में जो पार्लियामेंट स्टेब्लिश करने का जो हक होता है वो किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया। तो याद रखिएगा। और क्या है, पार्लियामेंट ने स्पेशल प्रोविजन बना रखा है दिल्ली को रूल करने के लिए, दैट वाज अंडर द 239 AA। तो दिल्ली वाला अभी एक अमेंडमेंट भी आया है, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसको पीटीसी से शायद कवर कर लेंगे। द 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 रीडिजाइन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बैच में अमेंडमेंट आया था और बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो हम उसको देखेंगे। और क्या कर सकते हैं, और कैसे पावर ऑफ पार्लियामेंट होता है रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरी। द प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इट हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर हम बात करें जो कि हमारे नीचे की जितनी यूनियन टेरिटरी है, वहां पे पीस और प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के लिए हमारा प्रेसिडेंट जो होता है कोई भी रेगुलेशन ला सकता है, और उसका इम्पैक्ट सेम होगा जैसा कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। तो ये स्टेटमेंट अगर होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हक दिया गया प्रेसिडेंट को कि वो यूटी के लिए कोई भी इस तरह के रेगुलेशन बना सके अगर वो वहां के पीस प्रोग्रेस को मेंटेन करना चाह रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ना जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं यूटी में हमारे, वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के एक तरह से एजेंट होते हैं। तो वो अपने एजेंट की तरह कोई भी रेगुलेशन जो है लागू करा सकता है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एज सेम एज द लॉ ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर क्या होते हैं, द स्ट्रेंथ, हाँ देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे है उसका स्ट्रेंथ 70 पे फिक्स कर दिया गया है। तो जैसे उसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना फिक्स कर दिया गया है, 70 पे, और वो इलेक्ट कैसे होते हैं, पीपल द्वारा। तो ये स्टेटमेंट एक बन सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली का ही याद कर लीजिए आप, वहाँ पे फिक्स किया गया है। तो ऐसे ही हमारे सारी यूनियन टेरिटरी जहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, 70, और वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका 10%, यानी ऑब्वियस सी बात है 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो ऐसी ही बात है, वैसे भी स्टेट का भी यही कराती है ना। When a situation arises in which the administration of the territory cannot be carried out in accordance with the above provision, the president can suspend the above provision and make the necessary एक सेकेंड, कुछ मिसिंग है, सॉरी, नेसेसरी इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल
प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द टेरिटरी अंडर द आर्टिकल 356, यानी प्रेसिडेंट लॉ ला करके जो है कोई भी मतलब वहाँ पे सही चीजें नहीं चल रही हैं तो प्रेसिडेंट वहाँ का सिस्टम को असेंबली को सस्पेंड करके वो जो है अपना प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, जब हम इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ opinion between the lieutenant governor and his minister, the lieutenant governor refer the matter to the president and decision जो होता है और एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी अगर मान लीजिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई डिसीजन ले रखा है जो कि वहां का जो वहां के जो मिनिस्टर्स है उनके साथ उनका ओपिनियन नहीं मैच कर रहा, तो उस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मैटर को प्रेसिडेंट को पास कर सकता है और जो प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेंगे वही उसी अकॉर्डिंग वहां पे एक्ट किया जाएगा। तो ये सारे स्पेशल प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, और ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारे जोनल काउंसिल बनते। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जोनल काउंसिल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये हमारा एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए बस एक छोटा सा आपको यहाँ पे और जानकारी देना है। एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है बनाया जाता है, आपको ये बस याद रखना है कि ये एडवाइजरी कमेटी बनता किसके अंतर्गत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत बनता है। इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके लिए कोई भी एडवाइस या कोई भी कंसेंसस लाने के लिए आपस में लोगों के बीच में, तो वहां पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाया जाता है ताकि वो कोई भी एडवाइस दे सके कि किसी भी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना। तो देखिए वही लिखा हुआ है, ऑल द 5 UT विदाउट लेजिस्लेचर जो है अंडमान निकोबार, जहां पे भी लेजिस्लेचर नहीं है उनके पास एक फोरम होता है और उस फोरम में होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी, इस तरह की कमेटी बनाई जाती है। और ये कमेटी वहीं पे है जहां पे कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, तो ये बस हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछ ले, अभी तक तो आया नहीं है। और ये हेड की चेयर किसके द्वारा किया जाता है, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, और अगर केवल बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए नाम ही है होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, तो होम मिनिस्टर चेयर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी होगा तो जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर यूटी में जो एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो उसको चेयर करेंगे। ठीक है, अब हम फटाफट आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 1 हमारा क्या बात करता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये हमारे आर्टिकल 1 में मेंशन है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। देखिए आर्टिकल 2 और 3 में अंतर है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी ये एक नया स्टेट को ऐड करता है ला करके, जो कि पहले कभी भी इंडिया का पार्ट नहीं था, आप ऐसे कह सकते हो। यानी दो क्या बोलता है, दो बोलता है कि भाई हमको दे दो, क्या दे दो, कुछ नया ला करके दे दो। तो दो जो करता है पुराने में कुछ नहीं करेगा, हम कहते हैं ना हमको नया ला के दो, तो ऐसे याद रखो, नया ला के दो, क्या दो, नया ला के दो। तो नया लाके जब देना होगा तो क्या नया लाके देगा, नया स्टेट लाके देगा, यानी पुराने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देने का बात चल रहा है तो पुराने से काम नहीं चलेगा। 2A जो है अब रिपील्ड हो चुका है, इसको छोड़ दीजिए। आर्टिकल 3 का बात करते हैं कि 3 एक तरह से थोड़ा सा ऑड नंबर माना जाता है, अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का बात चलेगा। तो इसी में क्या होता है, किसी स्टेट में डिस्ट्रक्शन होता है उसके बाउंड्री में, उसके नेम में, या फिर उसका जो है कि उसको बड़ा कर दिया जाता है, उसको छोटा करें। 3 इज अ ऑड नंबर, ऑड मतलब कुछ खराब हो रहा होगा। खराब याद करने का तरीका है, खराब जरूरी नहीं कि खराब हो सकता है, बाउंड्री बढ़ाई जा रही हो सकता है, नेम उसका चेंज किया जा रहा है एज पर देयर कंसेंट, तो ऐसा जरूरी नहीं खराब, बस मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, यानी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी में कुछ बदलाव होता है। दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। बट होता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होता है बाई अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। बट इस केस में होता क्या है, अगर इन केस ऑफ स्टेट bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। तो अगर आर्टिकल 3 के तहत अगर मान लो कि अगर न्यू स्टेट का एडमिशन नहीं हो रहा होगा, अगर किसी पर्टिकुलर पहले से कोई स्टेट है अगर उसमें अल्टरेशन हो रहा होगा, उसमें नेम चेंज हो रहा होगा, तो इस तरह का जो बिल है ना वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ चुका है और फ्यूचर में भी आ सकता है कि आर्टिकल 3 के तहत अगर कोई भी अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री होता है, नेम चेंज हो रहा होता है स्टेट को, तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बिना उस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, अब प्रेसिडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो प्रेसिडेंट होता है रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, रेफर करना होता है टू द स्टेट लेजिस्लेचर।
जो कंसर्न होता है, जिसका नाम चेंज हो रहा होता है, जिसका बाउंड्री चेंज हो रहा होता है, प्रेसिडेंट पहले उनसे उनके पास जो होता है रिकमेंडेशन देने से पहले उस स्टेट को भेजता है कि भाई देखो ऐसा हो रहा है। फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, प्रेसिडेंट कुछ स्पेसिफाइड पीरियड देता है स्टेट को कि भाई आप इसके अंदर जो है अपना जो भी कंसर्न है आप बता दो, आपकी स्टेट का नाम चेंज होने जा रहा है, आपका बाउंड्री अल्टर होने जा रहा है, ये सारी चीजें बताते हुए प्रेसिडेंट उसको रेफर करता है। और एक टाइम होता है, टाइम स्टिपुलेटेड टाइम मैनर में उनको करना होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है ना, जो भी स्टेट अपना कंसर्न उस पर देता है, उससे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उससे बाउंड नहीं होते, बस वो एक मांगा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि स्टेट ने जो बोल दिया प्रेसिडेंट को सुनना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो वीव देता है स्टेट वो बाउंड नहीं होता है। इन केस ऑफ यूटी, यूटी के केस में क्या होता है, इस तरह का कोई भी मतलब प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का या फिर बोले देखिए लिखा है ना, नो डिफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर। अगर किसी यूटी के बाउंड्रीज में अगर या उसके नाम में कुछ भी अल्टरेशन हो रहा होगा तो हमें कंसर्न स्टेट से किसी भी तरीके का वीव लेने का जरूरत नहीं होता है, और पार्लियामेंट अपने आप उस पर एक्शन ले सकती है जैसा भी उसको सही लगता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में सेंटर का ही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है। अब देखिए आर्टिकल 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 कहता है क्या, आर्टिकल 4 अपने आप में ये कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ एंड सप्लीमेंट एंड इंसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो देखिए ये बोलता है ना कि अगर आर्टिकल 2 और 3 अगर काम करेगा तो उस केस में अपने आप आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा और अमेंड होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आर्टिकल अगर 2 अप्लाई करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, नया स्टेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हमारा पहला शेड्यूल क्या कहता है, नेम ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ द स्टेट। तो नेम ऑफ स्टेट नया स्टेट का नाम आ जाएगा, तो यानी फर्स्ट शेड्यूल तो अपने आप अमेंड हो जाएगा, कुछ में कुछ ऐड हो रहा है। तो यही बताता है कि अगर आर्टिकल 2, 3 अपने आप में इम्प्लिसिट ये कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 को यूज किया जाएगा तो अपने आप आर्टिकल 1 एंड 4 का अमेंडमेंट होना ही होना है। सिमिलरली फोर्थ में क्यों, क्योंकि फोर्थ हमारा बात करता है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर इन द राज्यसभा। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेट छोटा होगा, स्टेट बड़ा होगा या नया स्टेट आएगा तो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर भी बढ़ जाएंगे हमारे राज्यसभा में या घट जाएंगे अगर स्टेट नंबर ऑफ स्टेट कम हो जाएगा। तो आर्टिकल 4 अपने आप में हमारा ये बात बता देता है कि आर्टिकल 2 और 3 के केस में आर्टिकल 1 एंड 4 शेड्यूल 1 एंड 4 अमेंड होता ही होता है। आर्टिकल 4 और क्या कहता है, आर्टिकल 4 डिक्लेयर दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368। यानी जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी चीजें हो रहा है, इन चीजों को हम अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत इसको हम अमेंडमेंट नहीं कंसिडर करेंगे। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 खुद ही ये सेंटर को पावर देता है कि वो ये सारे काम कर सकता है और उसके लिए किसी भी तरीके का अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, जो कि आर्टिकल 368 के तहत जरूरत पड़ता है। तो आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट का कब जरूरत पड़ता है, ओनली एंड वंस जबकि हमारा कोई भी जो टेरिटरी है वो अगर सिसीड किया जा रहा है किसी भी नेबर कंट्री या किसी भी अन्य कंट्री को। तो ये इस आर्टिकल के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है समझने के लिए, बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।